आज मार्केट्स गैप डाउन के साथ ओपन हुए, लेकिन 10 बजे के बाद मार्केट्स ऊपर की तरफ मूव हुए। प्रीवियस डे क्लोज के कंपैरिजन में न्यूट्रल जोन पर क्लोज हुए। मोस्टली आईटी सेक्टर ने मार्केट्स को ऊपर की तरफ ड्रैग किया है। पहले ग्लोबल टेंशन देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए समय बहुत तेजी से निकल रहा है, उन्हें कोई जल्दी बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो उनका नामो निशान मिटा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय बहुत कीमती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल वार्निंग है जो ट्रंप ने ईरान को दी है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में अनाउंस किया है। उन्होंने बताया कि उनके डायरेक्शन पर अमेरिकन फोर्सेस और नाइजीरिया की आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स मिशन पूरा किया है। इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के ग्लोबली सेकंड इन कमांड टेररिस्ट अबू बिलाल अल मिनूकी को खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने लिखा है कि ये टेररिस्ट अफ्रीका में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेस की मदद से उसे ढूंढ निकाला गया है। इससे आईएसआईएस के ग्लोबल नेटवर्क काफी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए नाइजीरिया की गवर्नमेंट को थैंक यू बोला। नेक्स्ट, यूएई ने कहा है कि संडे को एक ड्रोन स्ट्राइक की वजह से उनके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास आग लग गई। यूएई ने इस इंसिडेंट को एक डेंजरस एस्केलेशन बताया है। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक 3 ड्रोन्स यूएई की वेस्टर्न बॉर्डर डायरेक्शन से इंटर हुए थे। इनमें से 2 ड्रोन्स को तो रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन तीसरा ड्रोन अबू धाबी में जो बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके एरिया के बाहर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर पर गिरा, जिसके वजह से आग लग गई। लोकल अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि इस इंसिडेंट में कोई इंजर नहीं हुए और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अथॉरिटीज अभी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये ड्रोन्स कहां से लॉन्च किया गए थे। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने इस अटैक को अनएक्सेप्टेबल एक्ट ऑफ एग्रेशन, नामंजूर हमला कहा है। उन्होंने बताया कि किसी पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट करना इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का फ्लैग्रेंट वायलेशन है। यूएई ने साफ किया है कि उनके पास इस हमला का जवाब देने का पूरा हक है और उनकी डिफेंस मिनिस्टर कहा है कि देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचने वाली हर कोशिश का शक्ति से सामना करेगी। लेकिन सभी लोग इस अटैक का शक ईरान के ऊपर ही कर रहे हैं, पर इसका अभी कोई कंफर्म डिटेल्स नहीं आया है। और रशिया मॉस्को रीजन में भी आज सुबह एक ड्रोन अटैक हुए हैं। रशिया में जो इंडिया की एम्बेसी है, उन्होंने एक ऑफिशियल खबर दी है। एक इंडियन वर्कर्स की इस अटैक में जान चली गई है और 3 दूसरे इंडियन वर्कर्स को इंजरी हुए हैं। ये सब एक ड्रोन अटैक की वजह से हुआ और इस अटैक से लेकर कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन शक तो यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं। और इजराइल ने साउथ लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह के साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स या मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल तैयार कर रहा है एक ऐसी वॉर के लिए जो कई हफ्ते तक चल सकती है। ये वॉर ईरान के साथ होने वाली है और ये बिल्कुल कभी भी शुरू हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इजराइल से है, इजराइल अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं, जो अगले 24 आवर्स के अंदर आने वाली है। इसका मतलब अगले 24 आवर्स में कोई भी न्यूज आ सकती है इस वॉर के रिलेटेड। लास्ट वीक चाइना और यूएस प्रेसिडेंट मीटिंग खत्म होते ही अब इस हफ्ते चाइना और रशिया प्रेसिडेंट मीटिंग होने वाली है। मई 19 और मई 20 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना का एक ऑफिशियल विजिट करेंगे। ये विजिट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इनविटेशन पर हो रहा है। इस बात को रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल ऑफिस ने कंफर्म किया है। रशिया प्रेसिडेंट का ये विजिट एक बहुत खास मौके पर हो रहा है। दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गुड नाइबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। इस ट्रीटी की अब 25th एनिवर्सरी है और यही ट्रीटी दोनों देशों के रिश्तों का मेन बेस है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर बायलैटरल मैटर्स पर बात करेंगे। वो दोनों ग्लोबल लेवल पर चल रहे की इंटरनेशनल एंड रीजनल मैटर्स पर भी अपने व्यूज और विचार एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट वीक को द गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने एक टेम्पररी नेशनल वाइड स्ट्राइक करे थे। ये स्ट्राइक
उन्हें सभी कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए है जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो के साथ जुड़े हैं। यूनियन ने वर्कर्स के साथ आफ्टरनून 12 से लेकर इवनिंग 5 पीएम के बीच अपनी सभी सर्विसेज को बंद रखी है। वर्कर्स ने दो बड़े रीजन से स्ट्राइक करे हैं। पहला, फ्यूल के बढ़ते दाम और बढ़ते हुए खर्चे से रिलीफ पाने के लिए। दूसरा, उनकी लो वेजेस के खिलाफ कंपनी से हायर पे आउट्स मिलने की डिमांड की है। लेकिन इस डिमांड से लेकर कोई भी कंपनीज जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और गवर्नमेंट वालों ने उनकी कंसर्न नहीं दी है। गिग वर्कर्स यूनियन ने बताया है कि इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज में कुछ फैसला नहीं आता तो ये स्ट्राइक फिर से करेंगे और इस बार लंबे समय तक ये स्ट्राइक होने वाली है। तो ये स्ट्राइक से लेकर कोई भी फैसला आने तक स्विगी, एटर्नल डिलीवरी और शैडोफैक्स स्टॉक्स में ट्रेड करते समय ये न्यूज ध्यान में रखें। नेक्स्ट, यूएस की एक बड़ी इंडस्ट्री डेलीगेशन इंडिया आए हैं ताकि दोनों देश मिलकर सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ा सके। इस विजिट को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम और वॉशिंगटन डीसी के न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन मकसद इंडिया और अमेरिका कंपनीज के बीच सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन को एक्सपैंड करने की है। इस डेलीगेशन में यूएस न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री के बहुत बड़े और सीनियर लीडर्स शामिल हुए। ये यूएस डेलीगेशंस इंडिया में यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर और इंडिया के यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग करेगी। इंडिया ने पिछले साल दिसंबर में एक नया कानून पास किया है जिसका नाम है शांति एक्ट। इस कानून ने पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1964 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस कर दिया है। पुराने कानून में स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज थे जिसके डर से ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अब रूल्स आसान होने से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खुल गया है। दोनों देश अब एसएमआर पर फोकस कर रहे हैं। ये छोटे रिएक्टर्स होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और पुराने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यूएस अब न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग और रिप्रोसेसिंग पर भी ध्यान दे रही है। एक ऐसा एरिया जिस पर यूएस ने 1970s के बाद ज्यादा काम नहीं किया था। इंडिया का टारगेट है कि साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अचीव करनी है जो कि अभी सिर्फ 9 गीगावाट की पास है। इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, अदानी ग्रुप और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इस सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर करने के लिए बड़े इंटरेस्ट दिखाए हैं। साल 2008 में जो हिस्टोरिक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत पहले से ही जो साइट्स गुजरात में और आंध्र प्रदेश में यूएस की 1000 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए तैयार की गई थी। अब नया कानून के बाद इस पर काम तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो ये न्यूज न्यूक्लियर पावर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बात को सीएमओ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने कंफर्म किया है। उन्होंने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स वैट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। एटीएफ वो खास फ्यूल होते हैं जो एरोप्लेन्स और फ्लाइट्स में इस्तेमाल किया जाते हैं। पहले दिल्ली में एटीएफ 25% वैट लगता था जिसे अब घटाकर 7% कर दिया गया है, यानी सीधा 18% की भारी टैक्स कट। गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद पहले महाराष्ट्र ने वैट को कम कर दिया और अब दिल्ली ने वैट को कम कर दिया है। ये न्यूज एविएशन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ही पेट्रोल और डीजल पर भी वैट को कम करते तो आम आदमी के लिए बहुत हेल्प होते हैं, पर ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी, वो बात हमें पता है। नेक्स्ट, इंडिया के पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी जो कि दोनों सरकारी कंपनीज हैं अब आपस में एक होने वाले हैं। पीएफसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक प्रपोजल को अप्रूव दी है जिसमें आरईसी को पीएफसी के साथ मर्जर किया जाएगा। इस प्रपोजल को अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजे रहे हैं। पीएफसी के सीएमडी को इसका प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑथराइज कर दिया गया है। जब ये मर्जर कानून रूप से पूरा हो जाएगा तो आरईसी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पीएफसी को ट्रांसफर हो जाएगा और आरईसी एक अगला कंपनी का रूप डिसॉल्व हो जाएगी। इंडिया में क्लीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज की डिमांड बहुत
बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोनों कंपनीज मिलने से एक बहुत बड़ा एनर्जी फोकस्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट बनेगी। इससे बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स का शेयर एक्सचेंज रेशियो सरकारी वैल्यू तैयार करेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और प्राइस सेंसिटिव न्यूज है। इसलिए पीएफसी और आरईसी के शेयर्स और लिस्टेड बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करने की विंडो अभी क्लोज रहेगी जब तक अगले ऑर्डर नहीं आता। पावर सेक्टर को लोन देने वाली दो सबसे बड़ी सरकारी कंपनीज पीएफसी और आरईसी अब एक होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस मर्जर से इन दोनों स्टॉक्स के वैल्यूएशन पर क्या असर पड़ेगा? नेक्स्ट, फेस डिजिटेक कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर उन्हें एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल से मिला है। इस पूरे ऑर्डर की वैल्यू लगभग 710 करोड़ का है। ये एक बीईएसएस ईपीसी और लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट है। बीईएसएस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, यानी सोलर विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए बड़े बैटरी सेटअप लगाना, और ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने से लेकर बनाने तक पूरा काम करना, और O&M ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, यानी बनने के बाद लंबे समय तक उसकी देखभाल और मेंटेनेंस करना। इस प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट से लेकर 500 मेगावाट पर आवर का बड़ा बीईएसएस सेटअप लगाया जाए, और ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। ये न्यूज स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और नेक्स्ट बोंडाडा इंजीनियरिंग कंपनी को मल्टीपल नया ऑर्डर्स अदानी ग्रुप से मिली है। इस पूरा ऑर्डर की वैल्यू 469 करोड़ है। ये ऑर्डर एक 250 मेगावाट्स बीओएस पैकेज के लिए है। बीओएस का मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम। किसी भी सोलर पावर प्लांट में सोलर पैनल्स के अलावा जो बाकी सारे इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वायरिंग, इन्वर्टर और माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसे बीओएस कहते हैं। इन सभी ऑर्डर्स को अगले 8 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा। इस नए ऑर्डर के मिलने के बाद कंपनी टोटल अब तक की एग्जीक्यूटेड कैपेसिटी 975 मेगावाट्स पर पहुंच गई है। ये न्यूज स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, पेटीएम ने एक नया फ्यूचर लॉन्च की है जिसका नाम पॉकेट मनी रखा है। ये खास फ्यूचर टीनेजर्स के लिए बनाया गया है। इस फ्यूचर के सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीनेजर्स इसके यूज करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें किसी अलग या खुद का बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है, तो पेटीएम ने ऐसे नए फ्यूचर से टीनेजर्स और यंगस्टर्स को उनके तरफ लाने चाहती है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन इंडिया ने एक बड़ा फैसला ली है। अमेजॉन इंडिया डिलीवरी नेटवर्क में आइशर के बनाए हुए 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स को डिप्लॉय करेगी। इन सभी इलेक्ट्रिक ट्रक्स का इस्तेमाल अमेजॉन की फास्ट डिलीवरी सर्विसेज और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। ये न्यूज आइशर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक बीएससी लिमिटेड का स्टॉक अब इंडिया के टॉप बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जा सकता है। जब कोई स्टॉक निफ्टी 50 में आता है तो सारे पैसिव इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को उस स्टॉक को मजबूरी में खरीदना पड़ता है। इस वजह से बीएससी लिमिटेड के शेयर्स में लगभग $657 मिलियन करीब 5500 करोड़ रुपीस का नया पैसा इनफ्लो हो सकता है। और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो को निफ्टी 50 इंडेक्स से एक्सक्लूड किया जा सकता है। इंडेक्स से बाहर निकालने के कारण बड़े फंड्स और ईटीएफ्स विप्रो के शेयर्स को बेचेंगे। इस वजह से विप्रो से लगभग $225 मिलियन करीब 1818 करोड़ रुपीस का पैसे बाहर निकल सकता है। ये न्यूज विप्रो के लिए नेगेटिव है और बीएससी के लिए पॉजिटिव है। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।